YDSC में मैंने बताया था आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। YDSC में हमने बताया था आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम तभी कर पाते हैं जब लाइट क्या हो, कोहेरेंट हो। कोहेरेंट लाइट मस्ट बी। लाइट क्या हो, कोहेरेंट हो। समझ में आ रहा है? कोहेरेंट। क्या दो सोर्स ऑफ लाइट से हम काम कर सकते हैं क्या? सोर्स ऑफ लाइट एक ही होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों को एक पोर से दो पोर से पास कराते हैं, तो सोर्स ऑफ लाइट एक ही और उसको दो पोर से पास कराया। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स तभी बनता है। दो सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं होती हैं। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको आईआईटी में दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। दो सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं होती, नहीं होती है। तो इस बात को लिख लेना कि दो सोर्स ऑफ लाइट अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो कोहेरेंट नहीं होंगी। और कोहेरेंट नहीं है तो क्या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न, इंटरफेरेंस का पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे इंटरफेरेंस का पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। इंटरफेरेंस का पैटर्न आपको तभी दिखाई देगा जब लाइट मस्ट बी कोहेरेंट और दो सोर्स होने चाहिए। ठीक है, चलो। तो हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। छोटी छोटी बातें हैं, ये कैरेक्टर मैं बता दूंगा आपको, लिखवा भी दूंगा कि क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें पूछता नहीं है। लेकिन हाँ, कैरेक्टर अगर आपको याद होगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका, तो वो अगर आपको याद होगा तो आप बड़े आराम से काम कर। ठीक है, और वो याद होना इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिखवा दूंगा आपको। तो हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग कर रहे थे पाथ डिफरेंस। ये तो निकाल रहे थे कि कितना पाथ डिफरेंस होगा जब कोई दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, दो सोर्स ऑफ लाइट कहीं इंटरफेयर करती हैं, कहीं कहीं उनका इंटरफेरेंस होता है, तो वहां कैसा पैटर्न बनेगा। एक जनरल फार्मूला हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, यही तो काम कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग चूंकि वहां तक कर चुके थे, फिर से हम थोड़ा सा उसको बना देता हूँ। ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट, सॉरी ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट की जगह, और ये है स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन है, ये सोर्स ऑफ लाइट की जगह है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस मान लो कितनी है, डी है। इस डी डिस्टेंस पे स्क्रीन रखा हुआ है। यहाँ सोर्स ऑफ लाइट दो है, एक है आपकी S1 पोर, दूसरा है S2 पोर। S1 पोर और S2 पोर, S1 और S2। ठीक है, ये कोई सेंटर पॉइंट सी हमने बनाया था। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट सी से सामने सीधा सीधा सामने हमने एक पॉइंट बनाया था। देख स्क्रीन पे, वो पॉइंट क्या था, ओ पॉइंट वो है जहां इंटरफेरेंस जो होगा वो कैसा होगा, ब्राइट या डार्क। जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, ब्राइट या डार्क? ब्राइट। ओके, अब हमने कोई पॉइंट पी लिया था, यहाँ तक आप लोगों को याद ही है। हमने कोई पॉइंट पी लिया था यहाँ पे। इस पॉइंट पी पे हमने इन दोनों सोर्स ऑफ लाइट जो S1 और S2 है, इन दोनों सोर्स ऑफ लाइट से उस पॉइंट पी पे हमने इंटरफेरेंस पैटर्न देखने की कोशिश करी कि क्या इंटरफेरेंस पैटर्न वहां पे बन रहा है। तो हमने S1 से देखा, S1 से एक इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे देखा, दूसरा हमने S2 से इंटरफेरेंस पैटर्न देखा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे हमने इंटरफेरेंस पैटर्न देखने की कोशिश करी कि क्या इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। उसके लिए हम लोगों को पाथ डिफरेंस चाहिए। पाथ डिफरेंस अगर हमको पता चल जाएगा तो हमको फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। पाथ डिफरेंस पता, फेज डिफरेंस पता, तो हम लोग बता सकते हैं कि वहां कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा। क्लियर है ना? इससे किसी डिस्टेंस y पे, यहाँ पे किसी डिस्टेंस y पे, यहाँ से हमने ये y है, कोई पॉइंट पी लिया था। हमने ये भी बनाया था, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया स्क्रीन पे, ये हो गई डिस्टेंस a/2। इसका हमने नाम दिया था कुछ a। ठीक है, और यहां से भी हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से भी हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया S2 से, और ये है पॉइंट B। यहां से ये डिस्टेंस है a/2। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस a/2 हो गई। अब हमने यहाँ देखो, इस S1 से इस S2P पे एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर क्यों डाला? क्योंकि
हमको ये पता चल जाए कि इसका पाथ डिफरेंस कितना है। मान लेते हैं कि S1P का पाथ अगर x है और S2P का पाथ अगर x प्लस डेल्टा x है, तो कितना पाथ डिफरेंस होगा? ये डेल्टा x का पाथ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा बताओ? ये पाथ डिफरेंस कितने का होगा? डेल्टा x का। और अगर हमको पाथ डिफरेंस पता चल जाए तो हमको फेज डिफरेंस पता चल जाएगा, या पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। तो चलो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने कहा था कि पाथ डिफरेंस के लिए हो जाएगा S2P माइनस S1P, यही तो होगा। S2P माइनस S1P ही तो निकालना है हम लोगों को कि नहीं निकालना है? यही तो पाथ डिफरेंस है, और वो किसके बराबर है भाई? वो है डेल्टा x के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। लिख लो कि दिस इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस डेल्टा x। अब ये पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमको S2P और S1P चाहिए। S2P देखो, S2P फ्रॉम ट्रायंगल PS2B, फ्रॉम ट्रायंगल PS2B। इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? S2B का होल स्क्वायर प्लस ये PB का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो देखो S2P का होल स्क्वायर ट्रायंगल PS2B से S2P का होल स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा S2B का होल स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो S2P का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? S2P का होल स्क्वायर हो जाएगा S2P का होल स्क्वायर। S2P का होल स्क्वायर कितना है? अगर आप ध्यान से देखो तो S2P कितनी डिस्टेंस पे है? D डिस्टेंस पे है। देखो S2B इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? D है। और PB कितनी है? अगर आप ध्यान से देखो तो PB कितनी है? PB है y प्लस a/2। ठीक है, y प्लस a/2। देखो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस y प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? दूसरा, अब S1P निकाल लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल PS1A, PS1A। इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो देखो S1P का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? S1P का होल स्क्वायर हो जाएगा S1A का होल स्क्वायर प्लस PA का होल स्क्वायर या AP का होल स्क्वायर। तो S1P का होल स्क्वायर हो जाएगा, S1P का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, S1P का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा S1A का होल स्क्वायर दैट इज D स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। PA कितना हो जाएगा आपका? Y माइनस a/2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से अगर फिगर से देखा जाए तो S1P ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? y माइनस y minus y2 होगी कि नहीं होगी? yes ठीक है, तो अब देखो यहाँ आ जाओ, तो S2P का होल स्क्वायर आपको पता है, S1P का होल स्क्वायर आपको पता है। यहाँ से अगर आप देखो तो S2P क्या हो जाएगा? S2P हो जाएगा आपका D स्क्वायर प्लस y प्लस a/2 का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ठीक है, और S1P हो जाएगा आपका, S1P आपका हो जाएगा D स्क्वायर प्लस y माइनस a/2 का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। कोई तकलीफ? यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। हमने क्या किया था? D स्क्वायर कॉमन भी ले लिया था। D स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बाहर आ जाएगा तो D आ जाएगा, और यहाँ डिवाइडेड बाई D हो जाएगा। तो हम S2P को ऐसा लिख सकते हैं कि S2P बराबर हो जाएगा आपका, D बाहर ले लिया हमने, ये बचा 1 प्लस y प्लस a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। चलेगा? yes sir ठीक है बच्चे, और यहाँ S1P क्या हो जाएगा? सिमिलरली S1P हो जाएगा आपका, D बाहर ले लिया हमने, 1 प्लस y माइनस a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ठीक है, कोई तकलीफ? no sir ठीक है, अब S2P माइनस S1P। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, मैं इसी को समझा रहा था आपको कि अगर यहाँ पे ये एक एक्सपेंशन मैंने बताया था आपको, बायनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन मतलब उसको खोलना, एक्सपेंड करना, बढ़ाना।
तो देखो मैंने एक टर्म बताया था आपको कि अगर x प्लस ए का होल टू द पावर n हमने बताया था कल, आपको बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, अगर मान लो उसको आप देख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उससे ना क्या पूछता है आपसे कि वो आपको गिवन रहता है, सॉरी वो आपको कहीं ना कहीं यूज करने को आता जरूर, तो उसे आप याद कर लेना। जैसे देखो, अगर मान लो ऐसा एक इक्वेशन, देखो मैं आप शॉर्ट में जा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि लॉन्ग में मैं अब जा नहीं पा रहा। अगर मान लो 1 प्लस ए होल टू द पावर n है, 1 प्लस ए होल टू द पावर n है, अगर आपको इसका एक्सपेंशन करना है, क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है, किसका, 1 प्लस ए होल टू द पावर n का अगर आपको एक्सपेंशन करना है बच्चे, तो देखो इसका एक्सपेंशन, चूंकि x प्लस ए होल टू द पावर n का हमने बताया था आपको, क्या है एक्सपेंशन उसका, वो है आपका NC0, और हमने NCR की वैल्यू भी बताई थी आपको कि NCR की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है NC0, पहला वाला टर्म की होल टू द पावर n, या दूसरे वाले टर्म का होल टू द पावर n इंटू पहला वाला टर्म, ठीक। तो ऐसा करते हैं कि पहले वाले टर्म का होल टू द पावर n, जनरली ऐसा करते हैं, पहले वाले टर्म का होल टू द पावर n इंटू दूसरा वाला टर्म, ठीक। तो पहले वाले टर्म का होल टू द पावर n, पहला वाला टर्म 1 है, तो 1 का होल टू द पावर n इंटू क्या बचा। अब देखो यहां अगर ध्यान से देखो तो इसको और इसको जोड़ के कितना होना चाहिए, हमेशा इसको जो यहां वाला टर्म है वो पहले वाले पे आ जाएगा। ये देखो yes sir, NC देखो ध्यान, NC0, ये जो पहला वाला टर्म है, पहले वाले टर्म पे अगर आपने n दे दिया तो दूसरे वाले टर्म पे आपको पावर उतनी ही देनी है जिससे कि दोनों की पावर ऐड करके इस n के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आपने 1 प्लस ए होल टू द पावर n लिया है तो वो हो जाएगा NC0 1 टू द पावर n, a टू द पावर क्या लिखे यहाँ पे, 0। तो देखो n को और 0 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, और यहाँ n है कि नहीं है बताओ, होल टू द पावर n है ना, ठीक। अब देखो प्लस दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, NC1 1 टू द पावर n माइनस 1, यहां कितना टर्म आएगा, यहां कितना पावर आएगा, यहां पावर उतना आएगा जितना कि इस वाले में से इस वाले को माइनस कर, n माइनस 1 यहां पावर आएगा। तो यहां कितना आना चाहिए भाई, यहां कितना पावर आना चाहिए, ए पे कितना पावर आना चाहिए जिससे दोनों को ऐड करके कितना हो जाए n, तो ए पे कितना पावर आएगा 1, 1 ठीक है, प्लस NC2 ऐसे ही बढ़ते जाओ, 1 टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2 प्लस डैश 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 NCN 1 टू द पावर, अब क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे जैसे इसका पावर घटता जाएगा वैसे वैसे इसका पावर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पावर हो गया 0। अब a की पावर कितना हो जाएगा, n a की पावर कितना हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब देखो ये है टर्म, कब लिखोगे आप, जब n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1, ये एप्लीकेबल है कब के लिए, जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर n लेस देन 1 हो, n लेस देन 1, अगर n लेस देन 1 है तो ये जो टर्म है, ये टर्म दो टर्म के बाद आप उसको छोड़ दो, क्यों, क्योंकि दो टर्म के बाद इसकी वैल्यूज इतनी छोटी होती जाएंगी कि आप इस वाले टर्म में इस वाले टर्म में उसे ऐड करोगे तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? मैं फिर से समझाता हूं आपको, जैसे इस टर्म की वैल्यू मान लो 100 आई, कितनी आई 100, और इस 100 टर्म की वैल्यू मान लो कि 10 आई, या सॉरी 1 आई, इस टर्म की वैल्यू मान लो 1 आई, और इस टर्म की वैल्यू तीसरे वाले टर्म की वैल्यू मान लो 0.001 आई, ध्यान से समझना। अब इन तीनों टर्म को ऐड करो तो कितना हो गया भाई, 100 1.001। अब ये बताओ इस टर्म के कंपेयर में ये वाला टर्म बहुत कम है, yes sir, इस टर्म के कंपेयर में ये वाला टर्म बहुत बहुत ज्यादा ही कम है।
तो बहुत ही कम है तो सेकंड टर्म के बाद चीजों को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, उसे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसको हमने हटा दिया। कब ये काम कर पाओगे आप, जब n की वैल्यू हमेशा किससे कम होगी, 1 से कम। 1 से कम हो। ये n की वैल्यू 1 से कम, ठीक है, 1 से कम। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। n की वैल्यू किससे कम, 1 से कम। तो n की वैल्यू कम 1 से अगर कम होगी तो इसमें 2 टर्म के बाद तीसरा वाला टर्म आप अपने आप खत्म कर दो। 2 टर्म के बाद तीसरा वाला टर्म अपने आप खत्म हो जाएगा, तीसरा टर्म लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब देखो यहां अगर आप ध्यान से देखो, आपका जो क्वेश्चन है या आपका जो डेरिवेशन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां देखो, इसमें S2P जो है वो कितना है देखो, या S1P जो है वो कितना है। S2P देखो कितना है, D कॉमन है, ये तो बाहर है, D तो मल्टीप्लाई में है, ये बाहर है। कौन सा टर्म है अंदर में, अगर ये देखो तो ये वाला टर्म है अंदर में, ये वाला। ठीक, अगर इसे ये है आपका 1 और ये वाला आपको a मान लो या x मान लो कुछ, या a मान लो, जो भी मानना हो। अगर आप इसको a मान लेते हो, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को आपका क्या मान ले रहे हो, a, तो ये जो एक्सप्रेशन बना वो कैसा बना, 1 प्लस a होल टू द पावर n का बना कि नहीं। और यहाँ n क्या है, 1/2 है। तो क्या ये n लेस देन 1 है कि नहीं है। तो क्या Yes, sir. इसका एक्सप्रेशन 2 के बाद हम छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे, यस सर। क्लियर है। तो 2 के बाद इसके एक्सप्रेशन को हम छोड़ खत्म कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो और छोटा होता जाएगा और उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब देखो करते हैं हम लोग, तो अगर हम S2P निकालें बच्चे, देख S2P हो जाएगा हमारा D1 प्लस y प्लस a/2 डिवाइडेड बाई d होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, यही तो है। अब इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, देखो d, पहला वाला टर्म वही रहेगा, दूसरे वाले टर्म में ये जो पावर है उस पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस a/2 डिवाइडेड बाई d, ठीक है। ठीक है, का होल स्क्वायर तो रहेगा ना भाई, ठीक है। 1 प्लस हाफ, ये जो पावर था इस पावर का हमने यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि ये पावर n से कम है, मतलब 1 से कम है, और 1 से कम है तो इसकी वैल्यू सेकंड टर्म तक आके खत्म हो जाएगी, और सेकंड टर्म की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो यही आएगी। तो मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया, तो ये हो जाएगा हाफ y प्लस a/2 डिवाइडेड बाई d का होल स्क्वायर। काम खत्म, कोई दिक्कत, ठीक है। बोलो बच्चे, तो S2P आ गया, एक्सप्रेशन लिखने पे, एक्सपेंशन करने पे उसका S2P ये आ गया। सिमिलरली S1P क्या आ जाएगा, S1P इज इक्वल टू D टाइम्स 1 प्लस हाफ y माइनस a/2 डिवाइडेड बाई d का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका S1P। देखो फटाफट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका S1P। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। अच्छा, ये वाला हाफ कहाँ चला गया, ये हाफ कहाँ चला गया, तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में हो गया। मैं दिखाऊं इसको, मैं दिखा देता हूं आपको, देखो देखो 1 प्लस a होल टू द पावर n, यही तो था। इसका एक्सपेंशन लिख दो, क्या होगा, पहला और दूसरा टर्म लिख रहे हैं, बाकी वाला टर्म नहीं लिख रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा, पहला वाला टर्म हो जाएगा nc0 1 टू द पावर n a टू द पावर 0,
दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, NC1 1 to the power n minus 1 a होगा कि नहीं होगा बताओ। yes sir, तीसरा चौथा टर्म नहीं लिख रहा हूं मैं। अब देख बच्चे, NC0 की वैल्यू कितनी होगी, NC0 मैंने कल बताया था आपको, NCR मैंने बताया था आपको, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, होता है कि नहीं बताओ, कल मैंने बताया था ये आपको। अब r की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है, r की वैल्यू को 0 पुट करो, तो r की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो n फैक्टर है। नीचे क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 0 पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहां हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, अगर r0 मतलब NC0 की अगर वैल्यू लिखे हम, तो NC0 क्या हो जाएगा, देखो NC0 हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल मतलब n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो n माइनस 0 फैक्टोरियल कितना हो गया, n फैक्टोरियल, हो गया कि नहीं हो गया बताओ। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 1, n फैक्टोरियल ऊपर n फैक्टोरियल नीचे है, तो ये इसको खा गया, तो कितना बचा इसकी वैल्यू 1। NC0 कितना आया बोलो, sir 1 आया, तो NC0 1 हो गया। तो देखो NC0 हो गया 1 इंटू 1 टू द पावर n, 1 टू द पावर n, 1 की कोई भी पावर n हो, n की वैल्यू सिर्फ इवन इंटीजर हो, क्या हो, इवन इंटीजर। अच्छा और इंटीजर भी होगा, अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो, 0 भी हो, तब भी 1 आना है, yes sir, हो जाएगा 1 इंटू a टू द पावर 0 की वैल्यू 1। तो ये वाला टर्म पूरा मिलके क्या हो गया बताओ, 1 हो गया कि नहीं हो गया। yes sir, तो ये हो गया 1 प्लस NC1 की वैल्यू बता सकते हो क्या आप, देखो तो NC1 कितना होगा बताओ, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, चलेगा क्या, yes sir, बोलो। अब n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, n फैक्टोरियल को लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। फैक्टोरियल जब करते हैं तो नीचे चढ़ते चले जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं, 3 2 1 5 4 3 2 1 ऐसे हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल मैं क्यों कर रहा हूँ, n माइनस 1 फैक्टोरियल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि नीचे मुझे n माइनस 1 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे भी है, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल खा जाएगा, क्या बचेगा, n बचेगा, क्या n, बचेगा n, n। तो देखो यहाँ n हुआ कि नहीं हुआ बताओ, yes sir, हुआ n, NC1 की जगह क्या हो गया 1 n, और 1 टू द पावर n माइनस 1 ये भी 1 हो जाएगा, 1, और a, तो देखो क्या हुआ ये टर्म, ये हो गया 1 प्लस NA, हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, yes sir, 1 प्लस NA। और हमने क्या लिखा देखो यहाँ पे 1 ये है, और ये वाला पूरा y प्लस a/2 डिवाइडेड बाई d का होल स्क्वायर, ये a है आपका, yes क्या sir, बचेगा, और यहाँ पावर वो 1/2 है, 1/2 मतलब n की वैल्यू अगर 1 से कम है तो हमने कहा 2 टर्म के बाद छोड़ दो उसे, और जो यहाँ पे n है वो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने यही तो लिखाया, d बाहर है आपका पहले से ही, वो ऑलरेडी बाहर है, उसे आप बाहर रखो, d बाहर है, ये हो जाएगा 1 प्लस n का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पहला वाला टर्म तो 1 ही रहेगा, यहाँ n का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, n का मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 हो गया, yes sir, इंटू ये a देखो a कितना है, y प्लस a/2 डिवाइडेड बाई d होल स्क्वायर है कि नहीं बताओ। yes sir, तो क्या ये 1 प्लस NA हो गया कि नहीं हो गया, yes ठीक। ऐसे ही यहाँ देखो S2 S1P में d 1 प्लस ये 1/2 y माइनस a/2 डिवाइडेड बाई d होल स्क्वायर। नहीं आई समझ में बात, yes sir, आगे आई। तो ये तब आप लिख सकते हो जब n लेस देन 1, 1, n ग्रेटर देन 1 होगा तब नहीं कर सकते। जैसे आपने ग्रेविटेशन में किया होगा, ग्रेविटेशन में जब किसी भी हाइट पे आप g निकालते हो तो वहां फॉर्मूला बनता है 1 माइनस h बाई आर,
G इंटू 1 माइनस एच बाई आर, या G इंटू, अरे बनता है कि नहीं बनता है? Yes, sir. ठीक है, तो वो ऐसे ही बनता है। ठीक, अब देखो, तो S2P की वैल्यू पता हो गई आपको, S1P की वैल्यू पता हो गई, माइनस कर दो। तो S2P और S1P आपको पता है, माइनस कर दिया, तो देखो S2P डेल्टा x हो जाएगा आपका S2P माइनस S1P, और ये हो जाएगा S2P की वैल्यू आपको D1 प्लस हाफ y प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई d का होल स्क्वायर माइनस D1 प्लस 1 बाई 2 y माइनस a बाई 2 डिवाइडेड बाई d का होल स्क्वायर। ठीक है, Yes. अब देखो इसे खोलते हैं थोड़ा, तो हो जाएगा d प्लस d बाई 2 इंटू, इसको खोल दो ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 प्लस Yes. प्लस a वाई Yes. डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। Yes, sir. ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला देखो, माइनस d प्लस बाई 2, यह है आपका y माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस a वाई होगा डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। तो यहां देखो, d स्क्वायर को d खा गया, और यहां d स्क्वायर को d खा गया, तो यहां बचा आपका d प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 प्लस a वाई अपॉन 2d, ठीक, माइनस d, ये आपका आ गया माइनस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, अच्छा माइनस नहीं कर रहा हूं मैं, अभी छोड़ दो, माइनस a वाई डिवाइडेड बाई 2d, चलेगा? क्लियर है? ये d इस d को खा गया, Yes, sir. ठीक है, ये d इस d को खा गया। अब क्या बचा आपके पास? यहाँ बचा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 प्लस a वाई डिवाइडेड बाई 2d माइनस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 माइनस a वाई डिवाइडेड बाई 2b। अब देखो ध्यान से, 1/2d यहाँ पे भी है, 1/2d यहाँ पे भी, तो 1/2d हो गया कॉमन, Yes, y sir. स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 प्लस a वाई माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, Yes, sir. तो ये खत्म हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा कि नहीं बताओ? और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे? ये वाला हो जाएगा प्लस, तो ऊपर बचेगा 2ay Yes, और sir. नीचे बचेगा 2d, तो डेल्टा x क्या हो गया बताओ? डेल्टा x क्या हो गया? डेल्टा x हो गया 2ay अपॉन 2d, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. से कैंसिल, तो डेल्टा x क्या आया? AY upon D. ay अपॉन d, या y, या डेल्टा x इज इक्वल टू वाई ए अपॉन डी, जहां a क्या है? a क्या है बोलो? टू स्लिट के बीच का डिस्टेंस। दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, लिख लो, a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। कई सारी बुकों में a की जगह d दिया हुआ है, यस सर। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने a लिखवाया है, वाई ए बाई डी। अब आप याद करो बाई डी, कौन सा d ऊपर कौन सा d नीचे, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे कंफ्यूजन दूर होगा आपका, वाई ए बाई डी से। a इज व्हाट? a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, देखो, a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस है दो स्लिट्स के बीच का। d क्या है? कैपिटल D, सर स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिफरेंस। यस, लिखो, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। या सोर्स ऑफ लाइट, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स ऑफ
लाइट, ठीक है, स्क्रीन एंड सोर्स ऑफ लाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दो क्या कहते हैं उसको, वेव्स, दो वेव्स, ठीक है, क्या पाथ डिफरेंस होगा दोनों वेव्स के बीच का, तो y a बाई d, ठीक है, y a। अब यहाँ कंडीशन आप लिख सकते हो ब्राइट फ्रिंज के लिए या आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या जो है कंडीशन होती है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है। जब दो वेव इंटरफियर करें और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो क्या क्या कंडीशन होती है भाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस है वो होता है 2n पाई, होता है कि नहीं बोलो। Yes, sir. तो लिखो फॉर ब्राइट फ्रिंज, फटाफट लिखो, लिखो फॉर ब्राइट फ्रिंज, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा के लिए कंस्ट्रक्टिव होगा, मैक्सिमा भी तो होगा, Yes. या मैक्सिमा के लिए बताओ फेज डिफरेंस कितने का होता है। n lambda 2n पाई का फेज डिफरेंस मैं पूछ रहा हूँ, 2n पाई का, तो पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, होता है कि नहीं होता है बताओ। yes sir पाथ डिफरेंस मान लो डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स 2 पाई को खा गया तो डेल्टा एक्स कितना है n लैम्डा। दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर व्हाट, yes sir पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, bright fringe कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज। तो देखो पाथ डिफरेंस हो गया n लैम्डा का, और पाथ डिफरेंस हमें पता है, पीछे देखो अगर दो वेव कहीं पे भी इंटरफियर कर रही हैं, दो सोर्स ऑफ लाइट से अगर वेव निकल रही है और कहीं पे, कैसी सोर्स ऑफ लाइट है, कोहेरेंट की इनकोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से दो वेव निकल रही हैं और कहीं पे इंटरफियर कर रही हैं, उनके बीच का अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स वाई ए बाई डी है तो क्या कंडीशन होगी कि वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, वो बराबर हो जाएगा किसके, n लैम्डा। N lambda. क्लियर है ना। तो y की वैल्यू आप देखो कितना आएगा, y की वैल्यू आ गई आपकी n लैम्डा d अपॉन a, n लैम्डा d अपॉन a, n लैम्डा d अपॉन a। n की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बनेगा, y इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट o पे। 4. पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, सेंटर पॉइंट o पे, लिखो फॉर n इज इक्वल टू 0, ये लिखो, ऐसा पैटर्न बनता रहेगा कंस्ट्रक्टिव के लिए। y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई d, ये याद होना चाहिए आपको, सॉरी y इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन a, Yes, ठीक है, sir. Note कर लिया. लिखो y इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन a। y इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन a, ठीक है। Yes, sir. दिस इक्वेशन, यह इक्वेशन क्या देगा आपको, दिस इक्वेशन विल गिव द ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, लिखो दिस इक्वेशन विल गिव द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, n lambda d upon a, this equation will give the position of bright fringe, ठीक है। सर जो अभी हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है ना सर, वो मैंने आपको सेंड किया है कि हम उसके होल स्क्वायर को ओपन करके माइनस करके भी सॉल्व हो रहा है, वो आप देख लेना एक बार। बाद में देख,
एन लैम्डा डी अपॉन ए, वो मैं देख लूंगा बच्चे। ठीक, तेरा गलत नहीं है, ठीक है, तूने जो किया है पेपर में सही है। यस सर। हाँ, तू घबरा मत, ठीक है, एन लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है। सर आपने कल बोला था ना कि नहीं हो सकता, तब मैंने मैं क्या देखा कह रहा हूँ, वो। मैं कह रहा हूँ तूने जो किया बहुत सही है, ठीक है। अभी यहाँ देख लेते, ठीक है, चल, एन लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है बच्चे। ये किसके लिए कंडीशन है? ब्राइट फ्रिंज ब्राइट के लिए। फ्रिंज। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या क्या बनता है। सेंट्रल बाय ब्राइट फ्रिंज की क्या पोजीशन होगी? एन इज इक्वल टू 0। यस सर। और फर्स्ट देखो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी? ओ पर। एन इज इक्वल टू 0 पे, ओ पे। तो लिखो एन इज इक्वल टू 0 एट एन इज इक्वल टू 0, या व्हेन एन इज इक्वल टू 0, y is equal to 0, it means central bright fringe will formed at point O. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मैं कह रहा हूं, पहली ब्राइट फ्रिंज नहीं, कौन सी? सेंट्रल। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी? ओ पर। यस, n is equal to 0, y is equal to 0. This is the position of central bright fringe. Central bright fringe. फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की क्या पोजीशन होगी? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऐसे पूछता है जैसे फ्रीक्वेंसी में हार्मोनिक मोशन में पूछता था, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, एनथ हार्मोनिक कहता था ना। यस सर। थर्ड फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में, या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सेकंड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके, या फिर आपका स्ट्रिंग दे देता था उसमें दोनों तरफ टाइट करके कि जो है सेवेंथ फ्रीक्वेंसी इसकी ये है, फोर्थ फ्रीक्वेंसी इसकी ये है, कहता था कि नहीं कहता था? कहता था सर। क्लियर है ना? तो Yes, ऐसे ही sir. यहाँ पे भी ध्यान से समझना कि मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। पहले तो वो फार्मूला है y इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन ए, वो है फार्मूला फॉर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, यस ठीक है। सर। अब देखो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की क्या पोजीशन हो जाएगी भाई? n इज इक्वल टू 1 पर। n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 1 पे। अब n इज इक्वल टू 1 रखो तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इंटू लैम्डा डी अपॉन ए। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा? लैम्डा डी बाई ए पे, लैम्डा डी बाई ए पे। ए पर। सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी? सेकंड, 2 लैम्डा बाय। तो सेकंड two के लिए lambda n इज इक्वल टू 2, तो ये Yes, जाएगा sir. 2 इंटू लैम्डा डी अपॉन ए, तो ये जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ये है पोजीशन फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज। थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, अगर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन देखोगे तो ये हो जाएगा y1 y2, मान लो yn की वैल्यू, सॉरी yn को लिखा हुआ है आपने। अगर थर्ड ब्राइट फ्रिंज देखो तो पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा 3 लैम्डा डी अपॉन ए। होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्या सेंटर ब्राइट फ्रिंज इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, ध्यान से, नहीं है। सेंटर ब्राइट फ्रिंज y इज इक्वल टू 0 पे है। यस सर। क्लियर है? अच्छा, अब बता मुझे, अगर कोई आपसे पूछे फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है भाई? फ्रिंज विड्थ, बीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? दो सक्सेसिव ब्राइट या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस होती, यस सर। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट क्या सेंटर जो फ्रिंज है वो लोगे, सेंटर ब्राइट है वो लोगे, ले सकते हो, वो भी तो ब्राइट फ्रिंज ही है। तो अब देखो सेंटर ब्राइट फ्रिंज नहीं लेके मान लो कि सेकंड और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लेते हैं, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस मतलब y2 माइनस y1, y2 की डिस्टेंस, y2 कितना है बताओ? 2 लैम्डा डी अपॉन ए, यस और y1 कितना है? लैम्डा डी अपॉन ए।
तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन ए। दो ब्राइट फ्रिंज मतलब दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ को किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा डी बाई ए। लैम्डा डी बाई ए। तो ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस हो गई लैम्डा डी अपॉन ए, लैम्डा डी अपॉन ए। कोई दो ब्राइट उठा के देख लो, कोई दो सक्सेसिव ब्राइट उठा के देख लो, हमेशा जो डिस्टेंस होगी वो लैम्डा डी अपॉन ए हो। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब आ जाओ बात करते हैं डार्क फ्रिंज की। लिखो डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या मिनिमा इंटेंसिटी क्या हो Yes, जाएगी sir. वहां, मिनिमम। मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम। डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। मिनिमम होती है। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो तो इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। 0 ठीक है, मतलब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं वहां। अब देखो डार्क ब्राइट फ्रिंज, तो डार्क ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स तो आपका पता ही है, पाथ डिफरेंस कितना होता है। पाथ डिफरेंस आपने अभी दो फ्रिंज के दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस आपने निकाला था, वो था आपका वाई डी बाई ए 2n प्लस या वाई ए बाई डी। वाई ए बाई डी। बहुत ध्यान से इसे याद रखना, यही है ना, यही फंसाता है। यस सर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मैं आपको फिर से बताऊं, वाई ए बाई डी या वाई जो है ना लैम्डा डी बाई ए, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई ए बाई डी। ठीक, अब अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो बताओ पाथ डिफरेंस क्या होता है भाई। हमको तो सीधा सीधा पता है, देखो हम ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाते, हमको सीधा सीधा पता है फाई इज इक्वल टू 2n+1 पाई होना चाहिए। यस सर। किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव, मतलब पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा क्या मिलेगा आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या मिलेगा आपको, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस 2n+1 पाई का होगा तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब देखो फेज डिफरेंस Yes, आपको sir. पता है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच आपको संबंध पता है, रिलेशन पता है। तो 2n+1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो यहाँ Yes, से हम sir. लोग डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं करना है तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो, और याद होना चाहिए। मेडिकल वाले बच्चों को तो अवश्य याद होना चाहिए, क्योंकि बिना याद किए उनका जो है टाइम जो निकलेगा ना, वो उनको पता भी नहीं लगेगा कि कब निकल गया टाइम। आईआईटी में टाइम होता है, मेडिकल में टाइम का ही खेला होता है। ठीक है, वहां टाइम का ही खेला होता है मेडिकल। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, यही होगा क्या, यस सर। पाथ डिफरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज, डार्क फ्रिंज अगर आपको बनाना है, डार्क फ्रिंज देखना है, तो देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू वाई ए बाई डी है और यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n+1 लैम्डा बाई 2 है। दोनों को इक्वेट कर, यस सर। दोनों को इक्वेट करोगे तो देखो 2n+1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू वाई ए बाई डी। यस सर। यहाँ से y अगर निकालोगे बच्चों तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2a। यस सर। लैम्डा डी अपॉन 2a, 2a। ठीक है, लैम्डा डी अपॉन 2a। ठीक, अब देखो y, क्या यहाँ सेंटर डार्क फ्रिंज मिलती है क्या, नहीं सर, यहाँ नहीं मिलती। नहीं, कोई सेंटर डार्क फ्रिंज नहीं मिलती है। सेंटर डार्क फ्रिंज मतलब n इज इक्वल टू 0 रखो, n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो पहली ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। यस सर। क्या मिल जाएगी भाई, पहली y की कुछ dark वैल्यू fringe। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी सर। ध्यान से देखना।
मैं जो समझा रहा हूँ, S1 S2 ये है आपका स्क्रीन, यहाँ आपका सेंटर है O, सेंटर O पे y की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू एक ही बार तो 0 हो सकती है। क्या यहाँ n इज इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही है क्या? यस सर। कहाँ आ रही है बता, n इज इक्वल टू 0 रख दिया आपने, y कितना आया, राइट लैम्डा के d लिए अपॉन बोला 2a सर। आया, यस सर। कितना आया, लैम्डा डी लैम्डा बाई d बाई 2a, 2a, लैम्डा d बाई तो y1 मिल जाएगी। यस सर। लैम्डा d बाई 2a होगा कि नहीं होगा ये बताओ। होगा सर। तो पोजीशन ऑफ डार्क, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बताओ कहाँ होगा, y1 पर, मतलब o से थोड़ा नीचे। n इज इक्वल टू 1 पे या n इज इक्वल टू 0 पे, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज n इज इक्वल टू 0 पे या n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 0 पर। इक्वल टू 0 पे, 0 पे क्यों, देखो ध्यान से, 0 जब आप पुट कर रहे हो इस इक्वेशन में, तो जब आपने 0 पुट किया बच्चे, तो देख y की एक वैल्यू आई, यस सर। का मतलब भाई y हमने क्या लिया था, y हमने यही तो लिया था, कोई पॉइंट P की डिस्टेंस यहां से हमने यही तो y ली थी कि नहीं ली थी, ली थी y सर। इज व्हाट, y इज डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस आपको मिल रहा है n इज इक्वल टू 0 पुट करने पे, और यहाँ मिल रहा है आपको डिस्टेंस n इज इक्वल टू 0 पुट करने पे, क्या डिस्टेंस मिला n इज इक्वल टू 0 पुट करने पे, n इज इक्वल टू 0 पुट करने पे आपको डिस्टेंस मिला लैम्डा d अपॉन 2a, लैम्डा डी बाई 2a। मिला कि नहीं मिला, इसका मतलब ये किसकी पोजीशन हुई, डार्क फ्रिंज की। डार्क फ्रिंज। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगा आपको, n इज इक्वल टू 0 पर। n इज इक्वल टू 0 पे, मतलब लैम्डा d अपॉन 2a पे, लैम्डा d अपॉन 2a। 2a पे। तो लिखो पोजीशन फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, 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 लैम्डा डी अपॉन 2a से हम लोग y0 लिख लेते हैं, तो y0 इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2a, दिस इज द पोजीशन फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज। n इज इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा y1, 3 लैम्डा डी बाई 2a। तो y1 हो जाएगा 3 लैम्डा d अपॉन 2a, यस सर। n इज इक्वल टू 2 पे y2 इज इक्वल 5 टू 5 लैम्डा। लैम्डा d अपॉन 2a, होगा कि नहीं होगा, यस सर। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट डार्क, ये हो गया आपका सेकेंड डार्क, ये हो गया आपका थर्ड डार्क, याद रखना इसको, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, ये याद रखना, ठीक। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, सर सेम। फ्रिंज विड्थ, दो सक्सेसिव ब्राइट या दो सक्सेसिव डार्क, तो दो सक्सेसिव डार्क के बीच का डिस्टेंस देखो, दो सक्सेसिव मान लो पहला और दूसरा और पहले के बीच देख लेते हैं, तो 3 लैम्डा डी अपॉन 2a माइनस लैम्डा डी अपॉन 2a, ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा डी अपॉन 2a, 2 को खा गया, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन a, लैम्डा डी अपॉन a। तो फर्स्ट जो फ्रिंज विड्थ होगी, सॉरी जो फ्रिंज विड्थ होगी, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, दोनों के लिए फ्रिंज विड्थ बराबर होगी, और वो होगी लैम्डा डी अपॉन 2a, होगी कि नहीं होगी बताओ, सॉरी होगी सर। लैम्डा डी अपॉन a, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा डी अपॉन a, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो चाहे वो ब्राइट हो। हमेशा फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी अपॉन a हो, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, हमेशा Yes, फ्रिंज sir. विड्थ लैम्डा डी अपॉन a हो, ठीक है। किस पे ये डिपेंड करता है,
फ्रिंज विड्थ, देख लो ध्यान से, फैक्टर्स लिखो, फैक्टर्स ऑन विच फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है? फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी अपॉन ए, क्या लैम्डा पे डिपेंड पाथ करता है कि नहीं? डिफरेंस करता है सर। बीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा, दो वेव जिनकी वेवलेंथ और कोहेरेंट है तो दोनों की वेवलेंथ क्या होगी? सेम। दोनों की वेवलेंथ क्या होगी? सेम। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। तो दो मतलब कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, अगर वेवलेंथ उसकी बड़ी है तो उसका फ्रिंज विड्थ क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब डार्क और ब्राइट, डार्क और ब्राइट के बीच का डिस्टेंस बड़ा बड़ा होगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। क्लियर है? यस सर। देखो ये भी तो लैम्डा, देखो मान लो ये वेव है, ये वेव है, इसका लैम्डा देखो, और ये वेव है, ये वेव है, इसका लैम्डा देखो, किसका लैम्डा बड़ा? सर नीचे वाले का। नीचे वाले का लैम्डा बड़ा। देखो इसका लैम्डा इतना ही बड़ा है, यस सर। और इसका लैम्डा इतना बड़ा है, देखो इतना बड़ा। कौन सा बड़ा? ये वाला। तो ये बड़ा, तो देखो ये इतना दूर है, ये विड्थ बढ़ गई कि घट गई? सर बढ़ गई। बढ़ गई। तो विड्थ, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी अगर लैम्डा बड़ा होगा। बड़ा होगा। दूसरा, कैपिटल डी प्रोपोर्शनल है, स्क्रीन दूर sir. होगी तो फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगी। बड़ी होगी, स्क्रीन दूर होगी तो फ्रिंज विड्थ छोटी होगी। बड़ी होगी भाई। स्क्रीन दूर होगी, सोर्स ऑफ लाइट से अगर स्क्रीन दूर है तो फ्रिंज विड्थ बड़ी। बड़ी होगी। लिखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर दो स्लीट के बीच की डिस्टेंस कम हो तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। ज्यादा। अगर दो स्लीट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो तो फ्रिंज विड्थ कम होगी। कम होगी। ठीक है, कहानी समझ में आई? यस सर। ओके, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना लो, थोड़ी सी छोटा सा न्यूमेरिकल बना लो, लिखो ताकि ये फॉर्मूले याद हो जाए फिर से आपको। लिखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, in Young's double slit experiment, the fringe width obtained is 3 mm. The fringe width is obtained. The fringe width obtained is 3 mm in air. In air, if the apparatus is immersed in water, if the apparatus immersed in water, refractive index 4/3, refractive index 4/3, what will be the new fringe width? What will be the new fringe width? What will be the new fringe width? Sir, fringe width remains same. Fringe width remains same. देखो सेम नहीं होगा, मीडियम चेंज हो गया ना। लिखो,
देखो फ्रिंज विड्थ अगर एयर में है, मैं बताऊंगा रिलेशन इसका। फ्रिंज विड्थ अगर एयर में है तो होगा लैम्डा डी बाई ए, ठीक, इसमें एयर में। एयर में। और अगर उसे किसी मीडियम में डाल देते तो उसका Yes, फ्रिंज sir. विड्थ घट जाता है, ओके सॉरी बढ़ जाता है। फ्रिंज विड्थ नहीं, घट जाएगा सॉरी, घट जाता है। तो देखो अब फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, अगर किसी मीडियम में डालते हो तो वो हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन म्यू ए। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। आप लोग जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। होता है कि नहीं होता है, बताओ? यस सर। इसी रिलेशन से निकलता है। सर 4 आ जाएगी फ्रिंज विड्थ। तो ये जो है, जो फ्रिंज विड्थ है वो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी लैम्डा डी अपॉन म्यू ए। म्यू क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ चूंकि ये लैम्डा डी अपॉन ए में यहाँ म्यू की वैल्यू 1 है, तो 1 आप मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे ए के, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए ही बचेगा, क्योंकि Yes, एयर का sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लैम्डा डी अपॉन ए ही होगा। लेकिन यहाँ म्यू की वैल्यू आपकी गिवन है, मतलब आप उस मीडियम में ले जा रहे हो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज 4/3। तो Yes, जो sir. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा तो उसका फ्रिंज विड्थ हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन म्यू ए। तो लैम्डा डी अपॉन म्यू ए इज द एक्चुअल फ्रिंज विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस, ठीक है। सर ये क्वेश्चन भी आ रखा था पेपर में ना, हाँ ये क्वेश्चन भी आ रखा था। म्यू की वैल्यू आपको, अब आप देखो म्यू की वैल्यू, एयर के लिए म्यू की वैल्यू आप 1 रख लो, यस सर। और कोई मीडियम है तो उसकी म्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखो एयर में आपको फ्रिंज विड्थ दिया है कि नहीं दिया है? 3 mm 3 mm 3 mm है। एयर में Yes, फ्रिंज sir. विड्थ आपको दिया है, मतलब बीटा की वैल्यू एयर में दिया है, दैट इज 3 mm, ठीक है। लैम्डा डी बाई ए तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, नो सर। ठीक है। अब देखो बीटा की वैल्यू आपसे वाटर में पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा लैम्डा डी बाई ए तो 3 mm ही है, तो 1 अपॉन म्यू इंटू 3 mm, यही तो होगा। यस सर। तो 1 अपॉन म्यू मतलब 1/4/3 इंटू 3, तो ये 9/4। ये कहाँ चला जाएगा? 9/4 जाएगा। यस सर। और 9/4 की वैल्यू क्या 3 से कम है या ज्यादा? सर कम। कम है, ये हो जाएगा 9/4 mm। दिस इज द फ्रिंज विड्थ 9/4, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लेना फ्रिंज विड्थ के लिए। फ्रिंज विड्थ in terms of refractive index lambda d upon mu a, lambda d upon mu। अब लिखो कंडीशन फॉर इंपॉर्टेंट करके लिखना है इसको। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, with good contrast, या आप लिख सकते हो कि कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या कंडीशन होगी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सस्टेन करे? ठीक, पहला कंडीशन लिख, पहला फर्स्ट कंडीशन इज द सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट सोर्स, sources must be coherent source of light।
कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। दो सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं हो सकते, लिखो इस बात को, दो सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं हो सकते। ठीक है, दो सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं हो सकते। यस सर। टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, ये भी एक कंडीशन है। टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। बहुत दूर होने से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच अगर डिस्टेंस बहुत बढ़ा दो क्या हो जाएगा, सर फ्रिंज विड्थ ज्यादा ही बड़ी हो फ्रिंज विड्थ जाएगी। बड़ी हो जाएगी कि छोटी हो जाएगी? छोटी। फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा टी अपॉन ए। अगर डिस्टेंस इंक्रीज तो करेंगे सोर्स तो फ्रिंज अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी, तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी तो समझ में नहीं आएगा कौन सा डार्क है कौन सा ब्राइट है, कहाँ बन रहा है। यस सर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इस ए की वैल्यू हमेशा डी से भी कम होना चाहिए, लेस देन डी होना चाहिए, ये भी लिख लेना। यस सर। ए इज, ऐसा नहीं कि ए और डी दोनों बराबर कर दिया, तो ए इज मच लेस देन डी। एम्पलीट्यूड दोनों सोर्स ऑफ लाइट की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लिखो, एम्पलीट्यूड ऑफ टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी इक्वल। मस्ट बी इक्वल, क्यों इक्वल होना चाहिए? टू गेट कंप्लीट कंट्रास्ट, टू गेट Yes, sir. कंप्लीट कंट्रास्ट बिटवीन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, to get complete contrast between dark and bright fringe। एम्पलीट्यूड इक्वल होने से क्या हो जाएगा, क्या इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम चेंज रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या उनमें डिफरेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? भाई मैक्सिमम तो अपना 4i हो जाएगी Yes, sir. और मिनिमम 0 हो जाएगी, 0 तो आपको ब्राइट दिखेगा और डार्क डार्क दिखेगा। कंट्रास्ट बढ़ गया, कंप्लीट कंट्रास्ट हो गया। यस सर। टू लिखो, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी वेरी नैरो या शुड बी वेरी नैरो। बहुत पतला छिद्र होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ठीक, ठीक है। ए वेरी लेस देन डी वो मैंने लिखवाई दिया आपको। द लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक कौन सी लाइट होंगी? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक, यस सर। सिंगल सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक। तो ये 6-7 पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट है।
अब इसकी इंपॉर्टेंस ही मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन पूछा है, लिखो कि 2 slits in Young's double slit experiment, ट्रू एंड फॉल्स है। 2 slits in Young's double slit experiment are illuminated by illuminated illumination मतलब प्रज्वलित होना। इल्यूमिनेंस होता है ना, यस सर। इसी से इल्यूमिनेटेड, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी सब, ठीक है। illuminated by 2 different sodium lamps, illuminated by 2 different sodium lamps, emitted light of the same wavelength, emitted light of the same wavelength, no interference pattern will be observed on the screen. Is it true or false? No interference pattern will be observed on the screen. It is true or false? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। समझाता हूं। ये कह रहा है कि ये दो जो स्लिट है ना, स्लिट मतलब 2 सोर्स ऑफ लाइट, 2 सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट S1 है और दूसरा S2 है। ये कह रहा है इन दोनों को हमने किसी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से नहीं, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से नहीं, हमने क्या किया कि यहाँ पे भी एक लैंप जला दिया, सोडियम लैंप, और यहाँ पे भी हमने एक सोडियम लैंप जला दिया, अलग अलग। लेकिन ये कंडीशन कह रहा है सोडियम लैंप की, कह रहा है कि सोडियम लैंप की कंडीशन जो है वो ये है कि ये दोनों सोडियम लैंप जो है सेम वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं, या सेम वेवलेंथ की जो है लाइट इमिट कर रही हैं। यस सर। ठीक, तो कोहेरेंट की पहली कंडीशन तो बता दी उसने। क्या है कोहेरेंट की पहली कंडीशन? कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वो होती हैं जिनकी वेवलेंथ सेम हो, और दूसरी कंडीशन क्या है उनकी, मतलब को वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक। यस और सर। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि वो दोनों वेव या तो फेज डिफरेंस उनके बीच 0 हो, या तो उनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। ये दूसरी कंडीशन है। तो उसने पहली कंडीशन फुलफिल कर दी। देखो कह रहा है कि हमने 2 सोडियम लाइट जलाया और दोनों सोर्स से हमने लाइट पास कराई, इमिट कराई, और ये जब लाइट मिलेंगी यहाँ पे स्क्रीन पे जो पैटर्न बनाएंगी, तो वो कह रहा है कि वो पैटर्न हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ। क्या ये सही है कि गलत है? इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सही है सर, नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 सोर्स ऑफ लाइट उसने दे दिया। मैंने क्या कहा था? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कभी भी 2 सोर्स ऑफ लाइट नहीं प्रोड्यूस करती। यस सर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। आ गई सर। तो देखो कितने छोटे से क्वेश्चन पूछा, दिमाग खराब हो जाए आदमी का कि यार क्या पूछ लिया। यस सर। पहला ही मैंने लिखवाया आपसे कि 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कभी भी डबल लाइट नहीं हो सकती। हमेशा क्या होगा, एक सोर्स होगा। जैसे यहाँ आपने लाइट जला दिया, ये सन जला दिया, सन के सामने ये दोनों 2 छिद्र कर दिए, किसमें? तख्ती में, एक यहाँ एक यहाँ रख दो। यहां से जो लाइट निकलेगी वो क्या होगी?
कोहेरेंट पास हो जाएगी। मतलब पास तो होगी, लाइट जो हाँ, निकलेगी वो coherent क्या होगी। होगी, कोहेरेंट होगी। कोहेरेंट होगी। अब ये दख्ती ऐसे रखा हुआ है तो आपको तो नहीं दिखाई दे रहा ना कि यहाँ लाइट जल रही थी, उससे हमने दो सुराख किए और दोनों सुराख से लाइट आ रही है। आपको क्या लगेगा, क्या लगेगा कि यार ये वाला एक बल्ब जल रहा है, ये एक बल्ब जल रहा है, ऐसा ही तो लगेगा। यस सर। ठीक, तो ये ट्रू था कि फॉल्स था? ट्रू था। ट्रू था कि यहाँ कोई स्क्रीन पे पैटर्न ऑब्जर्व होगा। नहीं होगा। कह तो रहा है कि ये देखो No सीधा सीधा, interference. नो इंटरफेरेंस Yes, sir. पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। सही है कि गलत है? सही है। सही है भाई, कोई पैटर्न यहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोर्स ऑफ क्योंकि लाइट true ही क्या नहीं है, कोहेरेंट नहीं है। कोहेरेंट। तो जब सोर्स ऑफ लाइट ही कोहेरेंट नहीं है तो यहाँ कोई स्क्रीन पे पैटर्न ऑब्जर्व होने की बात ही नहीं होती है, मतलब इंटरफेरेंस उसका नहीं होगा। लिख लो। ठीक है, हमेशा यहाँ सिंगल सोर्स होना चाहिए। सिंगल सोर्स से ये दोनों स्लिट मतलब होता है होल, छिद्र, इन दोनों से क्या पास होंगी, लाइट पास होंगी। तो वो Yes, जो लाइट sir. पास होगी वो कोहेरेंट। ठीक, ये पूछा था 1984 में। अगला देखो क्या पूछा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड विद अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। किससे परफॉर्म कर रहा है ये? सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट से। लाइट से। व्हाइट लाइट से, व्हाइट लाइट। तो कह रहा है कि ओनली ब्लैक एंड व्हाइट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कह रहा है कि True. व्हाइट लाइट से यहाँ ये सोर्स ऑफ लाइट ये वाली, अब वो नहीं कह रहा है कि नहीं दो सोर्स ऑफ लाइट लगाए मैंने, वो कह रहा है सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है। बिल्कुल है, इन दोनों होल से लाइट पास हो रही है, बिल्कुल पास हो रही है। तो वो कह रहा है कि जो इंटरफेरेंस यहाँ बनेगा वो हमेशा डार्क और ब्राइट ही, सॉरी, वो इंटरफेरेंस हमेशा जो यहाँ बनेगा या यहाँ जो पैटर्न मिलेगा आपको, उस पैटर्न में जो लाइट होगी वो लाइट या तो व्हाइट होगी या तो डार्क होगी। वो ब्राइट नहीं Yes, कह रहा है, वो व्हाइट कह रहा है। यस सर। कह रहा है कि ओनली ब्लैक एंड व्हाइट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड। केवल ब्लैक और व्हाइट फ्रिंज ही ऑब्जर्व होंगी, मतलब कोई मल्टी कलर फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड नहीं होगी। क्या ट्रू तो है सर कि फॉल्स है? अगर ब्लैक होगी तो डार्क किस कलर में होगी फिर? क्या चीज? ब्लैक, ब्लैक डार्क कलर में हो गई। और आपने बोला ना कि हाँ। ब्लैक होगी और डार्क होगी। नहीं, मैंने कहा व्हाइट और ब्लैक, अच्छा, ओके सर। व्हाइट और ब्लैक। तो यहाँ कह रहा है कि व्हाइट और ब्लैक ही बनेगा। क्या ये सही है कि गलत है? सही है सर। गलत है। देखो, व्हाइट लाइट से कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ इंटरफेरेंस हो वो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट बने, मल्टी कलर भी हो सकता है। सर करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट। कर लेना। यस सर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं है बताओ? सर आ गए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि, अच्छा, इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फार्मूले पे बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, वो थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाएंगे थ्योरेटिकल, यस सर। क्योंकि इसमें थियरी है, इसमें थियरी है, इसमें थियरी आपको पकड़नी है। ठीक है, इसमें थियरी आपको पकड़नी है, वो थियरी पकड़ लोगे आपका काम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आप कह रहा है कि देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the separation between the slits is half. क्वेश्चन लिख लो। in Young's double slit experiment the separation between the slits is halved. Halved. Separation between the slits is halved.
हाफ क्या कर दिया? हाफ कर दिया, मतलब d/4 हो गया। हाँ, एंड डिस्टेंस बिटवीन slit and screen is doubled. Distance between the slits and screen is doubled. यस सर। D को 2D कर दिया और A को सर A/2 कर दिया, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? a को 4 a/4 गुनी कर दिया। कर जाएगी सर। हैं? a/4 कर दिया। 4 गुनी। a/4 कर दिया। A/4 या A/2? फ्रिंज विड्थ दोनों स्लिट के बीच डिस्टेंस होती है वो A है, नॉट A/2। मैं सेंटर से देखा नहीं तो सेंटर से नहीं देखना है आपको, दोनों के बीच की डिस्टेंस देखनी है। यस सर। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? बीटा की वैल्यू बताना है इस कंडीशन पे। 4 लैम्डा d/a। So 4 beta. गुड, देखो 4 टाइम्स हो जाएगी। यस सर। भाई फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा a/d या Yes, लैम्डा sir. d/a। लैम्डा d/a। बिल्कुल याद रखना इसको, लैम्डा d/a। अब देखो ये कह रहा है लैम्डा तो वही रहेगा, यस सर। सोर्स ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। नहीं कर रहा है भाई। तो देखो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डी की वैल्यू हो गया d/2d और ये a की वैल्यू हो गई a/2, हो जाएगा 4 लैम्डा d/a। पहले वाले का बीटा है तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? पहले वाले का बीटा है तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू 4 β1। होगा कि नहीं होगा? ये आ रहा है पूरे स्कूल में 4 टाइम्स बढ़ जाएगी कि नहीं? बढ़ जाएगी सर। बढ़ जाएगी। अगला अगला देखो, two coherent monochromatic light beams of intensities I and 4I। लिखो two coherent monochromatic light। सर शुरू से रिपीट करना। लिखो two coherent monochromatic lights beam of intensity I and 4I। beams of intensity I and 4I are superposed यस सर। the maxima and minima possible intensities in the resulting beam are the maxima and minima possible intensities in the resulting beam are the maxima and minima possible intensities in the resulting beam are कितना? How much? are 5I and I, 5I and 3I। ऑप्शन दिया हुआ है 5I and I, 5I and 3I, 9I and I और 9I and 3I। ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। बोलो कितना आएगा? मुस्कान So option C. ऑप्शन सी 9 I and
आई एंड 9i एंड i। देखो इधर रूट एक आई 4i वन दिया हुआ है इंटेंसिटी और एक की इंटेंसिटी i दिया हुआ है, यही तो है। यस सर, तो देखो उनका अंडर रूट का होल स्क्वायर। हाँ, तो i मैक्सिमम हो जाएगा। i मैक्सिमम क्या होता है भाई? रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। यस सर, यस तो सर, यहाँ रख दो रूट i1 मतलब 4i, रूट 4i और प्लस रूट i का होल स्क्वायर। बताओ कितना हुआ ये? रूट 4i मतलब 2 रूट i और ये हो गया रूट i मतलब क्या 3 रूट i हो गया यस सर, का 9 होल स्क्वायर। 3 रूट i का होल स्क्वायर क्या 9i हो गया? यस सर। ये हो गया। और मिनिमम के लिए और माइनस कर मिनिमम के लिए देंगे। देखो, इसीलिए कहते हैं फार्मूला फटाफट याद होना। फार्मूला याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आजकल की डेट में। ये हो जाएगा आपका रूट आई, हो जाएगा रूट 4i माइनस रूट i का होल स्क्वायर। 4i मतलब 2 रूट i माइनस रूट i, तो 2 रूट i माइनस i मतलब रूट i का होल स्क्वायर मतलब i। तो ये हो गया i, यस सर, ये हो गया 9i। ऑप्शन सी इज करेक्ट। है कि नहीं करेक्ट? करेक्ट है सर। कल हम लोग यंग्स पे थोड़ा न्यूमेरिकल बनाएंगे और उसके बाद कल कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए। अब हमारे पास बचता है इंटरफेरेंस हो गया हमारा, अब बचता है डिफ्रैक्शन। क्या बचता है? डिफ्रैक्शन। और फिर बचता है पोलराइजेशन। ठीक है, यस सर, फिर बचता है उसमें ब्रेविस्टर्स लॉ और मालूज लॉ। मार्गेस लॉ। ठीक है, ब्रेविस्टर्स और मालूज। ठीक है, तो कल मैं इसको लेते हुए खत्म कर दूं। ठीक,